हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर हमने मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ा है, आपको पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और जहाँ तक मैं देख भी पा रहा हूँ, कमेंट रिव्यू काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया है। इस बात का प्रूफ भी मुझे मिल रहा है माय डियर। तो आज से माय डियर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियस माय डियर, जिसमें हम लोग परमाणु और नाभिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज का जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो एटम एंड न्यूक्लियस में पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एटम का, जो कि सिर्फ 3 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा माय डियर। और आने वाले नेक्स्ट 4 लेक्चर में फिर आपका न्यूक्लियस का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इन टोटल 7 दिनों के अंदर हम एटम एंड न्यूक्लियस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे माय डियर। आप सभी को पता है 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो 7 दिनों में 6 नंबर हमें अपने पक्के करने हैं एग्जाम के अंदर माय डियर। बस इसी मोटिव से आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, हर टॉपिक को शानदार तरीके से समझना है माय डियर, और साथ में नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है माय डियर। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन फिर से शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये चैप्टर एटम ये आपके लिए एकदम नया नहीं है माय डियर। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर आप 11th क्लास पढ़े हैं अच्छे से, तो 11th में आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर माय डियर। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस एटम वाले चैप्टर के बारे में पहले से पढ़ाया गया है। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको सुनी सुनी सी लगेंगी माय डियर। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग टू द पॉइंट बातें करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। बस हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और एग्जाम में शानदार नंबर लेकर के आएंगे भी माय डियर। अब देखिए, अगर सिलेबस की बात करते हैं अगर, तो एटम नाम का जो चैप्टर है, इससे जो भी सिलेबस मेंशन है, मैं आपको पूरा फुल सिलेबस पढ़ाऊंगा, और बाकी भी हर चैप्टर में मैंने आपको फुल सिलेबस पढ़ाया हुआ है माय डियर। एटम में भी आपको पूरा फुल सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एटम से चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है। एक टॉपिक है माय डियर, जब जब क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है माय डियर, और वो टॉपिक होगा जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं माय डियर। चलिए, सबसे पहले एटम की बात करते हैं। तो एटम क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। जॉन डाल्टन का नाम सब किसी ने सुना हुआ है, आप 11th क्लास में सुन के आए हुए हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु, एटम कहलाता है। ये बात डाल्टन ने बताई थी। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी बॉडी का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया माय डियर कि हम किसी भी तरीके से इस परमाणु को, इस एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। अगर डिवाइड कर पाते तो इसके छोटा भी कोई और एलिमेंट होता और उसका हम कुछ नाम रखते, पर उनके हिसाब से इतना ही था। ये सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, और कई सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर के पूरा क्रिस्टल का निर्माण करते हैं माय डियर। ये बात जॉन डाल्टन ने बताई थी। अब सबसे पहले नहीं हमने बता दिया। अब जॉन डाल्टन के आगे कौन आए? बोला जे थॉमसन आते हैं, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल, परमाणु के बारे में जो बातें कही थी वो 1803 में कही हुई थी। और उनके बहुत सालों के बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, और कौन करते हैं? जे थॉमसन करते हैं। उसके कुछ सालों के बाद 1905 ईस्वी में कुछ किताबें कहती हैं 1897 के अंदर, 1897 के अंदर माय डियर, 97 के अंदर होती है कहते हैं। और कुछ किताबें कहती हैं कि 1905 ईस्वी में इन्होंने क्या किया?
अपना एटॉमिक मॉडल दिया, किसके बारे में, एटम से रिलेटेड माय डियर। तो जे थॉमसन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं 1897 में, और 1898 में वो एटॉमिक मॉडल देते हैं, कुछ किताबों के अकॉर्डिंग, और कुछ किताबों के अकॉर्डिंग 1905 में देते हैं। ठीक, खैर कभी भी दे, हमें क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने खोज तो कर दी है, हमें तो बस इससे मतलब है किस साल किया, जान के क्या करेंगे माय डियर। ठीक है, 1905 में अगर मान लेते हैं उन्होंने खोज की, तो उन्होंने क्या बताया, जे थॉमसन ने क्या बताया, सिर्फ हमारे लिए यही मायने करता है। वो ये कहते हैं कि आपका जो एटम होता है वो एटम पूरा का पूरा सॉलिड होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम होता है, ये बात डाल्टन ने बता दिया था। अब जे थॉमसन उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो पूरा सॉलिड होता है, और उसमें हर तरफ माय डियर क्या होता है, हर तरफ क्या होता है, ये पूरा सॉलिड होता है, और हर तरफ पॉजिटिव आयंस चारों ओर हर जगह पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मतलब जो आपका एटम है वो पॉजिटिव आयंस का एक सॉलिड बॉडी है माय डियर। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन की चूंकि वो खोज कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर धंसा हुआ होता है, बीच बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसा होता है, ये वो बताते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, वो ये कहते हैं कि जितना धन आवेश होना चाहिए उतना ही ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो ये बात बताते हैं कि जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ताकि हमारा परमाणु उदासीन न्यूट्रल हो जाए माय डियर। ये बातें वो कहते हैं, और उनके इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पडिंग मॉडल मतलब कि तरबूजे में बीज जो हम लोग खाते हैं तरबूजा, उसमें जो बीज जैसे धंसा होता है और पूरा तरबूजा लाल रंग का होता है, तो पूरा लाल मटेरियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीच में जो बीज होता है वो बीज इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी अकॉर्डिंग प्लम पॉडिंग मॉडल होता है वो। ठीक, तो ये जे थॉमसन ने कहा था, और जॉन डाल्टन की बातें भी हमने कर ली। दोनों में से कोई भी बात आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, और दुनिया भर के किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आगे से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मुद्दे की, जहां से सिलेबस हमारा शुरू होता है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की भी बहुत कम थोड़ी बहुत संभावना है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहां से हर साल क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा माय डियर। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं आज का माय डियर। लिखेंगे अपनी कॉपी में, हेडिंग बनाएंगे क्या, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक मॉडल। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक होता है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट माय डियर, और यहां से क्वेश्चन मैंने जैसे कि बताया बहुत कम, इक्का दुक्का शायद ही कभी क्वेश्चन आता है। लेकिन रदरफोर्ड के बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वहां से हर साल क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा माय डियर। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी आपने 11th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। मतलब रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। आर0 का है, क्या है, इसका नाम दिया गया है रेडियस ऑफ अप्रोच। ये है अल्फा कण, और ये क्या है, गोल्ड फॉयल, सोने की
पतली पत्ती और ये अल्फा कण है। ठीक है माय डियर। तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में पहले फोटो डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर अच्छे से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं और फिर नोट्स भी बनाते हैं। पहले मैं हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके फोटो बना लीजिए माय डियर। ठीक है, चलिए मैं हट गया हूं, अब मैं इसकी कहानी कह देता हूं। देखिए रदरफोर्ड की बात करते हैं, इनके परमाणु मॉडल की बात बाद में करेंगे, पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्योंकि जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, वो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया था। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ जाते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था और फिर एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल के आया, उसी रिजल्ट के बेसिस पर अपनी ये एटॉमिक मॉडल देंगे, परमाणु के बारे में बताएंगे। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उनके दो जूनियरों ने, यानी उनके साथ जो काम करने वाले दो लोग थे उन लोगों ने किया था, जिनका नाम था गीगर और मार्सडन। उन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, सुनिए मेरी बात। उन्होंने एक सोने की बहुत पतली सी पत्ती ली, जिसको गोल्ड फॉयल इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। इस सोने की बहुत पतली पत्ती पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई, बौछार करवाया हाई वेलोसिटी के साथ माय डियर। यानी कि जो अल्फा कण इन्होंने बौछार करवाए उनकी स्पीड क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने सोने की जो पत्ती ली थी वो भी क्या थी, बहुत पतली पत्ती थी। इस आधार पे उन्होंने क्या देख रहे हैं वो लोग, वो ये देख रहे हैं कि जब हम लोग अल्फा कण डालते हैं सोने की पत्ती पर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अल्फा जो कण था वो क्या हो रहा था, सीधे निकल जा रहा था या फिर मामूली सा थोड़ा सा डेविएट होकर के निकल रहा था। और साथ में जैसे जैसे वो लोग देख रहे थे कि अल्फा कण जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ रहा था, उसमें डिफ्लेक्शन, विक्षेप बढ़ता ही जा रहा था। सुनिए मेरी बात फिर से, क्या कह रहे थे वो लोग, वो ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट में अपने कि जब हम अल्फा कण इस पे बौछार करवा रहे हैं, अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करवा रहे हैं इस सोने की पत्ती के ऊपर, तब वो देख रहे हैं कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। कब बाहर निकल रहा है, या तो सीधे निकल जा रहा है, या तो अगर मुड़ भी रहा है तो बहुत थोड़ा सा मामूली सा मुड़ के निकल जा रहा है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे अल्फा कण केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे केंद्र की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे जो अल्फा कण में विक्षेप हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था अल्फा पार्टिकल्स में, वो ज़्यादा ही होता जा रहा था। और ऐसा करते करते का लगभग 8 से 10 हजार पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा उनको मिल रहा था एक्सपेरिमेंट में, जो लगभग 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जाता था, या यूं कहें कि 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसके अंदर होता था, जिसको हमने इस बीच वाले पार्टिकल को दिखा रखा था कि ये पार्टिकल यहाँ गया सेंटर के एकदम ठीक सामने, तो ये डिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ गया है, इधर की ओर आ गया है, जिसमें डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा है, लगभग 180 डिग्री के आसपास का डिफ्लेक्शन इसके अंदर हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। फिर वो क्या कह रहे हैं कि बहुत से अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं या फिर बहुत मामूली सा डिफ्लेक्शन उनके अंदर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, अल्फा कण में डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है और 8-10 हजार पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा हमको मिल रहा है जिसका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 180 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इन डिफ्लेक्शंस के आधार पे वो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो अब ये बातें जाकर के वो रदरफोर्ड को बताते हैं कि सर हमने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा ऐसा बात सामने आ रहा है। तो फिर रदरफोर्ड सोचते हैं और क्या बताते हैं, जरा सुनिए। रदरफोर्ड अब अपने एनालिसिस करने के बाद ये कहते हैं कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा कण एक भारी कण होता है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए आसानी से सोने की पतली पत्ती को भेद देता है, बाहर निकल जाता है।
तो इसका मतलब ये भी हम लगा सकेंगे क्या, इस सोने की जो पत्ती थी, यानी कि हम एटम के बारे में अगर बात करें तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है, और खालीपन की वजह से उसको रोकने वाला, अल्फा कण को रोकने वाला कोई नहीं था। इसीलिए अल्फा कण बहुत आसानी से, चूंकि उसका मास भी ज़्यादा था, तो बहुत आसानी से वो पार कर जाता है, पास कर जाता है, ऐसा वो कहते हैं। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम का, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, खाली है। खाली होने की वजह से अल्फा कण उससे आसानी से पास हो जा रहे थे। अब कहानी दूसरी ये थी कि वो लोग ये भी बताए थे उनको कि सर जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता है। तब वो फिर ऐसा सोचते हैं कि डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, चूंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान से सुनिए, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, बोला धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग हीलियम प्लस प्लस से बोलते हैं। हीलियम प्लस यानी 2 प्रोटॉन के आवेश। अल्फा के पास कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर इसके पास चार्ज होता है माय डियर। तो ये कहते हैं कि चूंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में माय डियर डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव को कोई ना कोई रिपल कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसका विरोध कर रहा है, विकर्षण हो रहा है। बोला पॉजिटिव को विकर्षण कौन करेगा, बोला कोई ना कोई पॉजिटिव वाला होगा तभी ना उस पॉजिटिव का विकर्षण करेगा। बोला बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है। तब सबने ये सोच के कहा कि कहीं ना कहीं माय डियर न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं जो केंद्र था एटम का, परमाणु का जो केंद्र था, वहाँ पे कोई धन आवेश मौजूद है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिस कारण से वो अल्फा पार्टिकल्स का विरोध कर रहा था, अपोज कर रहा था माय डियर। अब बहुत से बच्चे मुझसे जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ठीक है ज़्यादा तेज से आसानी से पार कर जाता न्यूक्लियस। कभी बोला नहीं पार कर सकता माय डियर। क्यों नहीं पार कर सकता, क्योंकि ये सोने की पतली पत्ती ली गई थी, और सोना का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए पार नहीं कर सकता माय डियर। यहीं अगर हाइड्रोजन का केस होता तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास बहुत कम होता है, तो हाइड्रोजन के केस में इसकी संभावना है कि सोने की जो अल्फा कण आप डाल रहे हैं वो अल्फा कण हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी पार कर दे, कोई रिपल्सन न हो पाएगा वहाँ पे माय डियर, क्योंकि वो लाइट है, उसका हल्का है, न्यूक्लियस भी उसका लाइट है माय डियर। लेकिन सोना, गोल्ड का न्यूक्लियस भारी होता है, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से अल्फा पार्टिकल को पास नहीं होने देता है, दूर से ही भगा देता है, यहाँ तक कि अपने पास आने भी नहीं देता है। ये देखेंगे फोटो में माय डियर, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा यहाँ, यहीं से अल्फा पार्टिकल दूर से ही लौट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ अप्रोच। रेडियस ऑफ अप्रोच मतलब किस लिमिट तक अल्फा पार्टिकल जा सका, उससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता था माय डियर। ये गैप को बोलते हैं रेडियस ऑफ अप्रोच, एक क्लोजेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं। ठीक, तो ये कहानी थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। कहीं ना कहीं हमारा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, सेंटर पे मौजूद है, और उसी सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और कहा कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। बाद में डिस्कस हुई और बताया गया कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, अनचार्ज होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश है नहीं, आवेश किस पर है, चार्ज किस पे, बोला प्रोटॉन पे है सर, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव होता है। बाद में बातें हुई, पहले इन्होंने रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि भाई न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, और अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन भी हो रहा था।
ये बातें उन्होंने बताई, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता दिया और साथ साथ में ये निगेटिव चार्ज के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले हो चुकी है। तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है माय डियर, वो इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, लेकिन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी भी रिलीज करेगा। ये बातें वहां पे आई सामने। तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी के सामने, अगर इसके सामने अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है माय डियर, तो चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लूज होने से उसकी वेलोसिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में पढ़ा चुका हूँ, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक पे मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी, रेडियस कम होता चला जाएगा, और रेडियस कम होते 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 क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से टकराते ही न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस का खुद एग्जिस्टेंस ये बताते हैं, और इन्हीं का ये डीमेरिट निकल जाता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो आके बाद में धीरे धीरे रेडियस कम होते 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 न्यूक्लियस से आकर टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो नहीं माय डियर। तो ये इनकी डिमेरिट हो गई। बाद में इसी डिमेरिट को दूर करते हैं कौन, बोर साहब आकर के माय डियर। और बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर का, बोर एटॉमिक मॉडल, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा माय डियर। तो उसका डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। अब इसको फटाफट से लिख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपने फ़ोटो बना लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ और लिखना का काम शुरू करते हैं। लिखेंगे माय डियर, on the suggestion of Rutherford his two associates Giger and Marson perform alpha scattering experiment. रदरफोर्ड के कहने पर उनके दो साथियों गीगर तथा मास्डन ने अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था। ठीक, मैं हट जाता हूं, नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं माय डियर। नेक्स्ट लिखिए, in his experiment, ऐसे लिखिए, in that experiment they bombard
alpha particles on thin gold foil and study the deflection of particle. उन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पतली पत्ती पर अल्फा कणों का बौछार करवाया तथा अल्फा कणों के विक्षेप का अध्ययन किया। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे माय डियर, आप नोट डाउन करते रहिए। जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं इसे। वीडियो पॉज करके लिखते रहेंगे। They found that most of the alpha particles are undeviated or very small deviation takes place. उन्होंने यह देखा कि अधिकांश अल्फा कण या तो बिना मुड़े हुए या मामूली सा मुड़कर बाहर निकल जाते हैं। मैं फिर हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए, नोट बनाइए। They also found that almost 1 particles from 10,000 particles are deviated by more than 90 degree. उन्होंने यह भी देखा कि लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक कण में 90 डिग्री से अधिक
विक्षेप होता है। फटाफट से माय डियर लिख लीजिए। ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसे लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड proposed an atomic model and according to him there is positive charge particle at the center of atom and called nuclei. And second number, all the part of an atom is hollow. Third number, an electron revolves around the nuclei and radiated some energy. तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स माय डियर, ये आपका हो गया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उनका आपका एटॉमिक मॉडल। फिगर जो है आप बना लेंगे। ये आपका न्यूक्लियाई है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये सिंपल सा फोटो है माय डियर। ठीक, अब मैं इसको मिटा करके लास्ट बातें हैं हिंदी मीडियम के लिए लिख दूं। चलिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है माय डियर। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक था, जिसको आप 11th में पढ़ के आए थे, कोई नया नहीं था माय डियर। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में था, पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक होगा बोर एटॉमिक मॉडल, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। लिखेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख लेंगे, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया जिसके अनुसार पहला नंबर, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है या खाली होता है। दूसरा नंबर, परमाणु के केंद्र पर धनावेशित कण
होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और तीसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। साथ ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है माय डियर। तो ये था माय डियर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे रिलेटेड बातें जितनी हो सकती थी मैंने आपको समझा दिया, और शॉर्टकट में कम बातों में मैंने इसको निपटाने की, लिखाने की जो कोशिश है वो थोड़ी कम में शब्दों में किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम ही एग्जाम में आते हैं माय डियर। तो आशा करता हूँ आज का चैप्टर भी आपको, आज का क्लास भी बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलना है हमको अगले क्लास में माय डियर। शाम को ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो आती है, हालांकि उसमें कभी कभी गैप होता है 1 दिन 2 दिन का, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको मॉर्निंग की क्लास के साथ साथ हर हाल में देखनी है। अगर आप सभी में से माय डियर 90% मार्क्स आपको लाना है फिजिक्स के अंदर, तो आपको दोनों ही वीडियो साथ साथ में देखना ही होगा माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।